हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद टिया के चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया? अभी तक हमने कंप्लीट किया है जियोग्राफी एंड पॉलिटी। इस वाली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इकोनॉमिक्स। आज से इकोनॉमिक्स में शुरू करने जा रही हूँ एकदम डिटेल में, सबसे शुरुआत से। फिर धीरे धीरे बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मनी का इवोल्यूशन हुआ वो पढ़ेंगे, करेंसी के बारे में पढ़ेंगे। टोटल A to Z हम लोग पढ़ेंगे, जिससे आपको जो कंपटीशन एग्जाम, कम्पिटेटिव एग्जाम है वो सब आपका कवर हो जाएगा, क्वेश्चन आपका ना छूटे और समझ में भी आ जाएगा। तो आज से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या? तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मेटेरियलिस्टिक जो भी सोसाइटी है हमारा, उसमें लोगों का ज़रूरत कुछ होता है। हम लोग एक्सचेंज करते हैं, कुछ चीज़ देते हैं लोगों को और कुछ चीज़ हम उनसे लेते हैं, तो हम लोग का जीवन चलता है। सोसाइटी में एक सोसाइटी जो होता है एक फंक्शन है, एक मशीनरी चीज़ है जिसमें बहुत सारे डोमेन्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, सोशल थिंक, रिलीजन, ये सब एक सोसाइटी का डोमेन है। उसमें से एक पार्ट आता है इकोनॉमिक्स, जिसको हम इस क्लास में अभी पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स दो चीजें, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। कोई सामान है, पहले क्या होता है? प्रोडक्शन होगा, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है? स्टडी, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। कोई चीज़ पहले प्रोड्यूस होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके बाद कंजप्शन होता है, हम लोग उसे यूज करते हैं। एंड कंजप्शन, इस चीज़ के स्टडी कोई पर्टिकुलर नेशन में या कोई पर्टिकुलर रीजन में हो तो उस स्टडी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। उस स्टडी को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक का क्या मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक वो सिस्टम कहलाता है, वो पार्ट हो गया या सिस्टम हो गया सोसाइटी का, वो डोमेन जो डील करता है किसके साथ? डील्स विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ऑफ गुड्स एंड सर्विस in a particular area, in a particular area or nation, in a particular area या region or nation, nation for a specific time, for specific। अगर ये आप लोग को बहुत स्लो लग रहा हो तो आप इसे फास्ट करके भी यूट्यूब पे वीडियो जो आता है वो आप देख सकते हो। तो ये है इकोनॉमिक्स। दो चीज़ होता है, गुड्स एंड सर्विस। कोई भी चीज़ क्या होता है, हमारा जो मेटेरियलिस्टिक थिंग है, कुछ खाते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, सर्विस हो गया, डॉक्टर के पास जाना, ये भी सर्विस हो गया। प्रोडक्शन जैसे राइस, वीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब गुड्स है। तो इन सब चीज़ का क्या होता है, हम लोग उसको प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होता है एक ऑर्डर में और फिर उसे यूज किया जा सकता है, कंजप्शन किया जाता है। वही तीन वर्ड से इकोनॉमिक्स है, उसके बारे में स्टडी होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, और उस चीज को, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक। अब हम देखते हैं कि एक एक करके, वैसे तो बहुत 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 इसके अंदर रिसर्च करने जाए तो बहुत हिस्ट्री समझना पड़ेगा, पर एक सिस्टमेटिक वे में हम समझते जाते हैं, जो शुरुआत से लेके अभी क्या हो रहा है इकोनॉमिक्स में, जो ट्रेड कैसे हो रहा है, हम लोग का नेशन में कैसे हो रहा है, इंटरनेशनल में ट्रेड कैसे हो रहा है, ये सब समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं, आप इसे स्क्रीन करके भी देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर। तो सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कहीं भी कोई भी चीज़, हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम पहले था, सबको पता होगा बार्टर सिस्टम। कोई सामान, जैसे मेरे पास आलू है, आलू देने के बाद हम किसी से क्या ले सकते, हमें चावल का जरूरत है तो हम उसे चावल ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, तो ये होता है बार्टर सिस्टम। तो पहले पढ़ते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले सबसे शुरुआत में क्या था? बार्टर सिस्टम।
ये मान लो मेरे पास 1 किलो आलू है, किसी दूसरे के पास राइस है, तो वो मैं उसे आलू दूंगी, वो मुझे राइस दूंगी। तो ये था पहले का बार्टर सिस्टम, सामान के बदले सामान मिलता था। पर इससे पर ये क्या होता है, इसको एक और चीज नाम होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। कोइंसिडेंस ऑफ इसमें क्या था, मेरे पास ये है, अब मुझे राइस की जरूरत है, तो मैं उस इंसान को ढूंढूंगी जिसे आलू का भी जरूरत हो और जिसके पास राइस भी हो। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया। जब भी कोई चीज़ होता है उसमें कुछ मेरिट और डिमेरिट होता है, उस डिमेरिट को उस डिमेरिट का सॉल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन। तो इसमें क्या था, जो ये बार्टर सिस्टम था उसमें कुछ मेरिट भी था, डिमेरिट भी था। मेरिट का मतलब क्या हो गया, ये इसमें क्या था कि कोई भी बहुत अपर नहीं होगा, वही बहुत इक्वालिटी था, मतलब कोई जमा अपना सामान नहीं कर सकता। आलू जमा करके हम क्या कर सकते हैं, राइस जमा करके क्या कर सकते हैं। तो एक इक्वालिटी था, जितना जरूरत था लोगों को उतना ही सामान रहता था लोगों के पास, एक इक्वालिटी चलता था, वो डिवीजन नहीं होता था कि हाँ ये अमीर है ये गरीब है, इस तरीके से नहीं। सबके पास कुछ कुछ अपना एक स्ट्रेंथ होता था, एक सामान होता था जिसको दे करके हम उससे वो सामान ले सकते, एक इक्वालिटी बना हुआ था। और डिमेरिट क्या है, डेवलपमेंट कम था। जब हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं होगा तो हम दूसरी जगह नहीं जा हो सकता है। हम मेरे पास जो चीज़ आलू हो, वो एक इंसान के पास मान लो कुछ बुक हो, बुक पहले नहीं था, मान लो बुक जैसा कुछ सामान हो, अब उसके वो मेरा आलू एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, तो मुझे वो चीज़ नहीं मिल सकता है, मैं बुक लेके उससे पढ़ाई नहीं कर सकती और डेवलपमेंट कम होगा। ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसे कोई शिप है, शिप वाला है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसके पास उसको आलू की जरूरत नहीं है, पर मेरे पास आलू ही है, पर मैं उस जगह जाके अपने माइंड को वो चीज़ को समझ के वहाँ पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, अपना डेवलपमेंट में नहीं कर पाऊंगी। इस वजह से जो ये बार्टर सिस्टम था वो डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं रोकता था। तो इसकी वजह से एक नया इवोल्यूशन हुआ करेंसी का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। करेंसी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमें कुछ चीज़ चाहिए तो हम उसे दे करके दूसरा कुछ ले सकते हैं, इससे हमारा डेवलपमेंट हुआ। अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम समझ में आ गया। इवोल्यूशन ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम का सॉल्यूशन ही है इवोल्यूशन ऑफ मनी। बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से इकोनॉमिक समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने का जरूरत है। तो क्या होता है इवोल्यूशन ऑफ मनी। पहले क्या था, टेराकोटा, मिट्टी को हीट करके टेराकोटा पहले बनाया जाता था। सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे। उसके बाद आया कमोडिटी करेंसी, कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब क्या होता है, जैसे सोना, पहले के टाइम में जो राजा महाराजा होता था, कुछ लोग कहीं जाते थे तो 1 तोला सोना देता था, या कुछ सोना, आप मेरा काम ये कर दो, ये सोना तुमको देंगे। तो ये कमोडिटी का एक्सचेंज होता था, सोना चांदी या कुछ, तुम ये काम कर दो मेरा, ये सोना ले लो, फिर वो सोना किसी और को देता था। तो ये कमोडिटी एक्सचेंज होता है, अभी भी होता है ये। फिर वो उसका जरूरत नहीं हो तो उसको पिघला के, सोना तो है ही मेरे पास, तो कमोडिटी आया। फिर उसके बाद पेपर करेंसी, पेपर करेंसी। उसके बाद बैंक करेंसी, उसके बाद डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी। करेंसी मतलब होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इस तरीके से मनी का जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है इवोल्यूशन हुआ। कमोडिटी करेंसी क्यों हो गया, टेराकोटा करेंसी ये चला गया क्योंकि वो सिविलाइजेशन ही चला गया था, फिर कमोडिटी पाया। कमोडिटी क्यों खत्म हो गया, क्योंकि जब राजा महाराजा लोग, नया राजा बनता था तो वो अपना अलग कॉइन लेके आता था कि हाँ ये चलेगा, फिर लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि जो इशू गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाए और लोग उसे एक्सेप्ट करें, तभी वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहलाता है पूरे नेशन के लिए। कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट हम कहते हैं।
वजह से ही चला गया क्योंकि राजा चेंज होते रहते हैं। पेपर करेंसी में भी ये है कि हो सकता है चोरी हो जाए, कहीं जा रहे हैं डाका लग जाए, कहीं शिप पे जा रहे हैं तो शिप डूब जाए। तो ये अब इसको इसमें भी कुछ डिमेरिट था, जब किसी में डिमेरिट होता है तो फिर से उसको सॉल्यूशन करने के लिए नया चीज़ आता है। तो फिर बैंक करेंसी में क्या होता है, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। ये खो भी गया, अगर ये खो भी जाता है तो फिर इसे लॉक करा के फिर से हम इसको करा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो ये हो गया पेपर करेंसी, बैंक करेंसी। फिर बैंक करेंसी कौन उतना ये कार्ड वार्ड को छोड़ो, कार्ड भी हो गया, कार्ड नहीं है मेरे पास तो क्या करें, डिजिटल करेंसी। अब जैसे जैसे अपडेट होता है वर्ल्ड वैसे वैसे करेंसी भी हमारा अपडेट हो जाता है। तो डिजिटल करेंसी में क्या होता है, जैसे बिटकॉइन, क्रिप्टो, ये सब हो गया क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये सब और अलग अलग तरीके का डिजिटल करेंसी है। ये डिजिटली चलते हैं, ये हाथ में हम कभी लेके महसूस नहीं कर सकते हैं। बस एक नंबर होता है, ये नंबर उसके पास चला गया पासवर्ड, वो दूसरे को नंबर देगा, वो दूसरे को नंबर देगा। इस तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज चलता है। इसके बारे में हम और डिटेल से 3-4 लेक्चर के बाद हम पढ़ेंगे इसको और डिटेल से। तो ये समझ में आ गया, एक सिस्टमेटिक तरीके से एक माइंड में ग्राफ बन जाए, उस वजह से मैं इसे समझा रही हूँ। आप इसे स्पीड में जल्दी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अब ये मनी जो है ये कैसे फ्लो होता है, इसको कंट्रोल कौन करता है। अगर मान लो क्यों बंद हो गया, जैसे बार्टर सिस्टम था ये काम नहीं किया, ठीक है, फिर करेंसी आ गया। तो करेंसी अगर बहुत ज़्यादा आ जाए मार्केट में तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, इनइक्वालिटी फैल जाएगा। मान लो किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, किसी के पास कम हो जाएगा। मनी आने के साथ क्या होगा, डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। कुछ लोग अपना दिमाग लगा के कुछ डाका डालने लगेंगे, चोरी करने लगेंगे। कुछ पैसा हो गया, कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे किसी को पैसा देगा तुम बिजनेस करो, फिर उसका बिजनेस डूब जाएगा तो फिर उसको टॉर्चर किया जाएगा। इस तरीके का जो सोसाइटी में जो है हार्मोनी मेंटेन नहीं रहेगा। उसके लिए इस पर कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, तो इसमें कोई रूल रेगुलेशन बनेगा, कोई बॉडी बनाया जाएगा। तो अब सबसे पहले देखते हैं मनी फ्लो इन द मार्केट। मनी फ्लो कैसे होता है। तो मनी फ्लो होने से तो वो सब चीज बढ़ेगी। जैसे मान लो दिख रहा है नहीं, मान लो ये कुछ पब्लिक है, ये कुछ बिजनेस फर्म है, बिजनेसमैन है। अब ये बिजनेसमैन को लैंड की जरूरत है, ये कुछ पब्लिक है, पब्लिक के पास अपना कुछ लैंड है जिसके पूर्वज से क्या होगा, वो उसको दे देंगे। अब ये इसके बदले में इसको क्या देंगे, जब मनी आएगी तो बोलेगा मुझको मनी देंगे, इसको जो काम करना होगा वो करेगा। ये इसे लैंड लेंगे, लैंड लेबर, और बदले में ये जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ये क्या देगा, इसे मनी। ये जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा, कुछ गुड्स कुछ सर्विस प्रोड्यूस करेगा, उससे प्रोड्यूस करके फिर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फिर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर इस पब्लिक के पास ही आएगा। ये पब्लिक क्या करेगा, उससे गुड्स एंड सर्विसेज लेगा। ये गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेगा, इस तरीके से फ्लो होते रहेगा। वो उसको देगा, फिर इसके बदले में पैसा देगा, फिर इसके बदले में वो उसको पैसा देगा। इस तरीके से सर्कुलेशन मनी का होते रहता है। अब क्या होगा, अब बैंक बीच में आ रहा है। मान लो इस लोगों के पास बहुत ज़्यादा सेविंग है, पैसा है, हो सकता है चोरी का डर हो या कुछ डाका लग जाए। तो अब क्या करेगा,
या इन लोगों को पैसा की जरूरत था, कुछ भी छोटे, अब मान लो जिसके पास बहुत बड़ा बिजनेसमैन है उसी को कोई पैसा देना चाहेगा, लैंड देना चाहेगा, पर जो छोटा इंसान है, मतलब छोटा इंसान जो अभी शुरुआत भी नहीं किया हो, तो अब उसको तो कोई बोलेगा नहीं अरे ये क्या कर लेगा, इसे क्या कैसे पैसा दे। तो अब क्या होगा, जो बहुत ऊपर है दर्जे का वो ऊपर ही होते जाएगा, पर जिसका जो छोटा मतलब अभी शुरुआत भी नहीं किया, उसको मन हो, उसको कोई पैसा नहीं देगा बिजनेस करने के लिए, तो वो गरीब ही रह जाएगा। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए एक अलग बॉडी बना जिसका नाम है बैंक। तो अब क्या होता है, कोई भी इंसान चाहे तो बैंक से लोन लेंगे, ये बैंक क्या करेंगे, लोन। अब इसके बदले में वो इंसान को इंटरेस्ट देना चाहिए। अब बैंक लोन कहाँ से लेगी, जो पब्लिक के पास सेविंग है उसका भी पैसा चोरी हो जाता था, इधर हो जाता उधर हो जाता था, रखा रहता, कोई वैल्यू नहीं रहता था, कुछ दिन के बाद महंगा हो जाता था, 100 रुपया आज जो सामान आता है बाद में 200 रुपये का हो जाएगा। तो उसको बचने के लिए क्या सेविंग जो था वो अपना डिपोजिट बैंक में रख सकता है। यहाँ क्या रखेगा वो, डिपोजिट सेविंग। बदले में बैंक क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट। ये मान लेते हैं I1, ये I2, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट I1 जो होगा वो हमेशा छोटा होगा I2 से। ये I2 मान लेते हैं, I1, तो I1 क्या होगा, I2 क्या होगा, बड़ा होगा हमेशा I1 से। तो इस तरीके से मनी का सर्कुलेशन चलता है। ये अपना पैसा यहाँ सेव कर सकता है, और ये जो पैसा सेविंग है लोगों का उसमें से ही कुछ लोन उठा के कुछ बिजनेसमैन को देगी, फिर से इस तरीके से कुछ लोग पैसा ज़्यादा आएगा, फिर वो लोग गुड्स एंड सर्विस इस तरीके से सर्कुलर ये पूरा नेशन में चलते रहता है अभी के टाइम में। तो ये है, तो इस तरीके से बैंक कंट्रोल करती है। तो उसे जो पैसा फालतू का उसके बदले में से इंटरेस्ट भी मिल रहा है, बैंक को भी फायदा हो रहा है, बीच में जो प्रॉफिट हो रहा है दोनों के इंटरेस्ट को माइनस करके वो बैंक का फायदा है। जो लोग बैंक में इन्वॉल्व है उनको भी जॉब मिल रहा है, उनका भी काम हो रहा है, उनको भी प्रॉफिट हो रहा है। बैंक प्रॉफिट जो अगर प्राइवेट बैंक है तो प्राइवेट फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, अगर पब्लिक बैंक है तो सरकार को प्रॉफिट हो रहा है। इस तरीके से बिजनेस चलते रहता है। तो अब ये हो गया बैंक सिस्टम कैसे काम करता है। तो इसका प्रॉफिट, इसका मेरिट क्या है, बैंक सिस्टम से मेरिट क्या है, इसमें क्या है, जो क्राइम है क्राइम रेट कम हो गया, दूसरा क्या है बिजनेस जो ग्रोथ है वो बढ़ेगा, लोग ज़्यादा बिजनेस करेंगे, और तीसरा क्या है जीडीपी, ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ हमारा बढ़ेगा। तो ये है हमारा बैंकिंग सिस्टम। इसका मेरिट डिमेरिट आप देख सकते हो। पहला क्या है, क्राइम कम होगा, बिजनेस बढ़ेगा, और नेशन का जीडीपी भी क्या होगा, डेवलप होगा, ग्रोथ हो जाएगी। अब हम देखते हैं बैंकिंग सिस्टम। मनी के बारे में सप्लाई समझ में आएगी कैसे क्या होता है। ये एक माइंड में ग्राफ रहेगा तो सबको समझ में आ जाएगा। हम अचानक से पढ़ेंगे मनी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, अब जब पता ही नहीं मॉनेटरी पॉलिसी से फायदा क्या है, उसमें कितने लोग हैं, सब याद करेंगे, पर याद करने के बाद वो साइड हो जाएगा जब तक एक सिस्टमैटिक ग्राफ ना बने माइंड में। देखते हैं बैंकिंग। जो बैंक अभी हम एक बड़ा सा लेके आए थे कि बैंक कैसे काम करती है, वो बैंक शुरुआत कहाँ से हुआ। तो इंडिया में हम बहुत, वैसे तो अलग अलग देश से अलग अलग तरीके से बैंक डेवलप हुआ होगा, पर हम इंडिया के बारे में सीख रहे हैं। इंडिया में कैसे हुआ बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिया में क्या था, बैंकिंग सिस्टम in India before independence. तो क्या हो रहा है, सबसे पहले जो बैंक था इंडिया में वो 1760 में बना था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये रटने का जरूरत नहीं है, रट लो तो कोई दिक्कत नहीं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला बैंक इंडिया का, वो 1760 में बना था। हो सकता है कोई और 10-1500 में बन गया होगा, पर ठीक है, क्योंकि यहाँ अंग्रेज राज करते थे तो उतना कुछ नहीं किया गया, वो बस अपने फायदा के लिए करते थे। फिर मान लो ये इंडिया है, सबसे पहले जो बैंक था ना एक सिस्टमैटिक एक ढंग का, तो वो था 1806 में। इस बैंक का नाम था, बंगाल का साइड में बना था, बंगाल के साइड में। इसका नाम था प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ। हो सकता है ये बोरिंग लग रहा हो, पर बाद में जब आप लोग सब कुछ पढ़
समझ में नहीं आएगा कैसे क्या हुआ था, जब पूरा खिचड़ी बनने लगेगा तब ये वीडियो का आपको इस पढ़ाई का समझ में आएगा कि इसका वैल्यू क्या है। क्योंकि मैंने भी किया है बहुत कुछ, सब खिचड़ी बन जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। एक सिस्टमेटिक तरीके से समझा जाए, एक प्रॉपर वे में समझा जाए तो कभी हम भूल नहीं सकते। बस रटने से कुछ नहीं होता। एग्जाम में जो आपका दिमाग में गाया हुआ है वही काम आता है, रटा हुआ कभी काम नहीं आता है। आप रट भी तभी सकते हो जब उसकी चीज़ों को समझ जाए। तो प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल या कोलकाता था, ठीक है। उसके बाद 1840 में एक और बैंक बना यहाँ पे, क्या था, महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र। तो प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद मद्रास, महाराष्ट्र नहीं, बॉम्बे, उस टाइम बॉम्बे था, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे। फिर यहाँ पे प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। ये शुरुआत का सिस्टम था जो बना था इंडिपेंडेंस से पहले। फिर ये 1861 में इन बैंकों को पावर दे दिया गया था प्रिंटिंग ऑफ मनी, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। कब दिया गया था? 1861 में इन्हें पावर दे दिया गया कि आप प्रिंट भी करो मनी का, अब हम लोग बिजनेस करेंगे, जो भी ब्रिटिश राज थे। अब क्या था, फिर ये सबको मिला करके फिर क्या हुआ, फिर कहानी सुनते हैं। फिर ये सबको फर्स्ट का बैंक लगा, तीन बैंकों को सबको मर्ज कर दिया गया था 1921 में। 1990 में एक रिफॉर्म आया था। उसके बाद 1921 में इस तीनों बैंक को मर्ज करके बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब बनाया गया था? 1921 में। तो ये बाद में जाकर के पढ़ेंगे, जब नेशनलाइज हो गया, बैंक इंडिपेंडेंस हो गया हमारा इंडिया, तो इसे एसबीआई, इसी को एसबीआई बना दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1921 में तीनों को मर्ज करके बनाया गया। ठीक, ये बैंकिंग चल रहा है। अब देखते हैं फिर क्या होगा। फिर अब क्या हुआ कि अब जैसे ब्रिटिश तो हमेशा प्रॉफिट सब प्रॉफिट चाहते थे। अब बैंक को देखा गया कि बैंक को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, जो भी बैंक खुला हुआ है बैंक को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, लोग उसमें पैसा दे रहे हैं, वो किसी को लोन दे रहा है। इस दोनों को माइनस करके जो बैंक को है, जो शेयर होल्डर है बैंक को, उसको बहुत प्रॉफिट हो रहा है। तो हर रीजन में बहुत तरीके का डिफरेंट रीजन में, यूपी में, बिहार में, डिफरेंट प्लेस पे, कर्नाटका में बैंक ऑफ कर्नाटका, ऐसे इस तरीके का बैंक खुलने लगे। अलग अलग बिजनेसमैन अपना शेयर होल्डर बना के, ग्रुप बना के बैंक को खोलने लगे, जो भी प्रॉफिट होता था डिविडेंड बांट लेते थे। फिर क्या हुआ, इस तरीके से 1200 बैंक बन गया, 1200 बैंक, रीजनल बैंक फॉर्म हो गया। अब आया 1930। इस टाइम में ग्रेट डिप्रेशन कहाँ आया था? अमेरिका में। ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका। ग्रेट डिप्रेशन, स्टॉक मार्केट, अमेरिका में क्या हुआ था, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। मतलब बहुत लोग पैसा इन्वेस्ट किए थे उसमें, फिर सब लोग अचानक फ्लक्चुएट होने लगा, सब लोग लेने लगे, स्टॉक मार्केट का दाम कम हो गया। जो 1200 में लोग खरीदे थे उसका दाम 100 रुपया हो गया, 50 रुपया हो गया। इस तरीके से भूखमरी बहुत ज़्यादा, उस वहाँ पे तबाही मच गया, इकोनॉमिक सिस्टम बहुत बेकार हो गया था, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था अमेरिका में। 1930 में ये हुआ था। अब इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया वहाँ पे, इतना ज़्यादा गरीबी हो गया कि लोग अब वहाँ जो भी बैंक से जो लोन लेते बिजनेस बनता, बिजनेसमैन क्या करते, कुछ प्रोड्यूस करते थे और बाहर एक्सपोर्ट करते थे। इस तरीके से वहाँ भी अमेरिका से कुछ ऑर्डर आता था। फिर अब वहाँ पे जब कुछ कोई इन्फ्लेशन इतना है, कुछ लोग खरीद ही नहीं पा रहे, तो डिमांड कम हो गया, वहाँ पे डिमांड कम हो गया, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके जो भी बिजनेसमैन थे, जो भी प्रोड्यूस कर रहे थे, उनका प्रोडक्शन वैसे का धरा रह गया। जो बैंक से लोन लिए थे उनको लोन नहीं चुका पाए, क्योंकि उनके पास जब पैसा आएगा तभी तो लोन चुका पाएंगे। इस तरीके से उनका बिजनेस कोलैप्स हो गया। अब बिजनेस कोलैप्स हो गया तो बैंक जो लोन दिए थे लोगों का डिपॉजिट ले करके, वो भी कोलैप्स हो गया। तो अब लोग सड़क पर उतर गए, अब बैंक कोलैप्स, सब बेकार। अब क्या किया गया, तो इससे सीख लेकर के, डिप्रेशन से सीख लेकर के, एक पहले बैंक 1200 बैंक नहीं खुल गए,
क्योंकि जो बैंक खोलने का जो नियम था बहुत इजी था, बस कंपनी एक्ट के तहत इसको रजिस्टर कराना होता था अपना कंपनी एक्ट में, और बैंक आप ओपन कर सकते हैं। अब इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए। ये सब चीज़ को जब बैंक कोलैप्स हो गया, इसको देखते हुए एक आरबीआई एक्ट आया 1964, जिसमें कहा गया कि आरबीआई एक बैंक होगा, आरबीआई बैंक बनाया 1934 में, 1934 जिसे आरबीआई एक्ट 1934 में। इसके तहत में क्या होता है, जो भी बैंक, जितना भी बैंक है सबको ये रेगुलेट करेंगे। इसका कुछ नियम रूल रेगुलेशन होगा जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंदर में होगा, उसे देखेंगे कि कितना बैंक, क्या एक क्राइटेरिया रखा गया कि आपके पास इतना पैसा हो सकता है, सीआरआर होगा, एसआरआर होगा, ये सब हम पढ़ेंगे। ये अपना रूल रेगुलेशन बनाए कि ये सब कुछ क्राइटेरिया है, आप ये फॉलो करो तो भी आप बैंक खोल सकते हो, ताकि फ्यूचर में जो कोलैप्स अभी इस तरीके से हो गया, ये कोलैप्स ना हो पाए। तो उसके लिए रूल रेगुलेशन बनाया गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया आरबीआई एक्ट कैसे आया, कहाँ से आया। अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस की बात करें। आज लंबा वीडियो हो जाएगा क्या, या बाद में देखें? तो अभी देखते हैं इंडिपेंडेंस की बात क्या हुआ, वो बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।